गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 26 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। यहाँ पर जो आप फर्स्ट पेज की इमेजेस देख रहे हो ये कल के न्यूज़पेपर की है, क्योंकि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हो। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि न्यूज़पेपर जो है वो आज के दिन पब्लिश नहीं होंगे। ना इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश हुआ है, ना ही द हिंदू हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग त्यौहार मना रहे थे, छुट्टी मना रहे थे तो सभी के सभी जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी घटनाएं नहीं हो रही हैं, या यूपीएससी से रेलिवेंट कुछ भी घटना नहीं हुई है। तो इसी वजह से, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही करंट अफेयर की महत्वता बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों के लिए अलग से जो न्यूज़ है वेबसाइट से हैं वो सब लेकर आ गई हूँ। कल ही मैंने आप लोगों को वादा किया है तो आज मैं उसका पूरा कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, और ऐसे ही अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो यूपीएससी स्प्रिंट नाम का मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी कमेंट कर सकते हैं। जो पीपीटी आप देख रहे हैं उसका पीडीएफ ले सकते हैं। जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। या तो टेलीग्राम पे ही आप इसको सर्च कर सकते हैं इसके नाम से, या फिर आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है इसी वीडियो के, उससे जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के पहले हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडियन एक्सप्रेस से। आप देख पाएंगे तारीख है 26 मार्च 2024 की, और पहला ही आर्टिकल बात कर रहा है मुंबई के बारे में कि कैसे वहाँ पर लगभग 21,000 ऐसे पेड़ थे जो पिछले 6 साल में काट दिए गए हैं ताकि अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को किया जा सके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्चुअली में क्या होते हैं? आप किसी चीज़ को विकसित करना चाहते हैं। देखिए मुंबई जो है वो काफ़ी फेमस है कि वहाँ की जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वो भर के चलती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है और बहुत लोगों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रही है, उनके रोज़गार में उनकी मदद करती है। लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सहज नहीं है तो उसको भी रहते हुए वहाँ पर मेट्रोज़ बनाई जा रही हैं, तो कि लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। वहाँ पर अलग अलग रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं। अगर आप ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करोगे जिससे कि हमारी ज़िंदगी, ह्यूमंस जो हैं, होमोसेपियंस जो है, हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके, उसी वजह से उस एरियाज़ के जो यहाँ पर पेड़ होते हैं उनको काटना पड़ता है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है? देखिए जीएस पेपर 3 के अंदर हमें पता है एनवायरनमेंट का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। मेंस में आप में इसमें से पूछ सकते हैं एज अ केस स्टडी, या तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा केस स्टडी आएगा। तो कैसे आएगा? जीएस पेपर 4 में पूछा जाएगा कि कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि आप लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है तो ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। केस स्टडी के बाद में अगर मेंस में आपका जीएस पेपर 3 में आएगा तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कंजर्वेशन जो है पेड़ों का वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण। किसी चीज़ को जब आप सुरक्षित करते हो, उसका संरक्षण करते हो, उसको कहते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये सारे के सारे कारणों से आपसे पूछा जाएगा। तो एज एन एग्जाम्पल आप मुंबई का वहाँ पर दे सकते हो कि देखिए कैसे हम यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके आर्टिकल का इस्तेमाल आप ऐसे राइटिंग में भी लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल, और ऐसे एनेक्डोट इसको देकर आप आगे बढ़ सकते हो कि कैसे एक सच्ची घटना ये है। और ऐसे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम पहले से, इतिहास हमारा यही रहा है मानवों का, कि कैसे हम जो हमारी खुशी के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारा जो पर्यावरण है, जो इकोलॉजी है, उसके साथ में हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं, हमेशा इनजस्टिस, अन्याय करते रहते हैं। खैर आज का आर्टिकल क्या बात कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए मेट्रो रोड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काटा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है कि अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो उसकी जगह पे कम से कम 2 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसा किया भी गया है, हालांकि 2 तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर 21,000 काट के यहाँ पर 40 से 41,000 जो पेड़ हैं वो लगा दिए गए हो, ऐसा नहीं हुआ है। जो हुआ है वो ये हुआ है कि लगभग हम देखेंगे 21,000 पेड़ों को ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। ट्रांसलोकेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को एक जगह पर काटा गया तो दूसरी जगह पर उसकी लोकेशन कर दी गई, क्योंकि पेड़ों को काटने के बाद आप उनको लगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप वापस से लगा सकते हो ज़मीन में, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं लगा सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि इनको लगा तो दिया, लेकिन इनका जो सर्वाइवल रेट था, जो दूसरे पौधों को लगाया है इनके काटने के लिए वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा
डिक्लाइन रहा है, लो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डाटा ये सारा का सारा दिया गया है ब्रह्मा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये डाटा लिया जो है ये लिया है इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई डालकर। उन्होंने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक आरटीआई को डाला, 2005 में ये आती है, और उसके तहत इनको ये पूरा का पूरा डाटा मिल जाता है। अब जो ट्रीज जिनको काटा गया है उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड जो होते हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे मुंबई जो है वो एक कोस्टल सिटी है, यहाँ पर समुंदर होता है। और कोस्ट जो है, कोस्ट क्या होते हैं, हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके दो भाग ऐसे हैं जो कोस्ट के एरियाज है, तटीय जिनको बोला जाता है। एक है हमारा वेस्टर्न घाट्स जिनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, एक हमारे क्या है ईस्टर्न घाट्स। तो ये अलग अलग, और जो शहर यहाँ पर इनके आसपास बसे हुए हैं जहाँ तक पानी की जो तट है, समुंदर जो है वो डायरेक्टली मिलता है, उनको कोस्टल सिटीज़ बोला जाता है। तो मुंबई एक ऐसा ही कोस्टल शहर है, इसीलिए वहाँ पर कोस्टल रोड्स भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कुछ सीवेज के जो कूड़ा करकट होता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए एसटीपीज को बनाया गया है। एक गोरेगांव मुलंड लिंक रोड भी बनाई गई है अलग तरीके से। तो बीएमसी का डाटा यही दिखा रहा है कि जो सर्वाइवल है ट्रांसप्लांटेड ट्रीज का वो एक्चुअली में ऐसा है कि 24 पेड़ों में से केवल और केवल 9 पेड़ ही ऐसे थे जो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए, अपने आप को जीवित रख पाए। तो ये एक काफ़ी समस्या की बात है। अब हम देखते हैं ये पूरा का पूरा डाटा है 2018 से 2023 तक जो ट्री काटे हैं वो 24 वार्ड्स में काटे गए हैं जिनकी संख्या है 21,028। प्लांटेशन जो हुई है उन्हीं में 21,916 की दोबारा से की गई है। ट्रांसप्लांटेशन जो 9 वार्ड्स के अंदर हुई थी वो हुई थी 4,388 की। सक्सेस उनमें से कितना हुआ 9 वार्ड्स में देखेंगे तो इन 4,000 लगभग 4,500 के करीबन ये डाटा, इनमें से केवल 963 ही ऐसे पौधे थे, ऐसे पेड़ थे जो यहाँ पर जीवित रह पाए, सरवाइव कर पाए। तो ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट कितनी निकल पे आई 22.2, यानी कि अगर आप 100 पौधों को यहाँ पर पेड़ को लगाएंगे, ट्रीज को लगाएंगे तो उनमें से 22 पेड़ ही ऐसे होंगे जो जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज जो दूसरे हैं वो क्या करेंगे यहाँ पर सूख जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है कहाँ से मिल रहा है। अब मैं इससे रिलेटेड, हालांकि आर्टिकल में इसकी बातें नहीं की गई हैं, लेकिन क्योंकि हमें तो यूपीएससी के लिए पढ़ना है ना, तो सभी चीज़ों को इससे इंटरलिंक करना पड़ेगा। अब आपसे एक बार प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आप लोग क्या करते हो, अगर ये 100 में से 100 होता, अभी तो ये क्या हो रहा है 100 पेड़ में से केवल 22 पेड़ ऐसे हैं जो जीवित बच पा रहे हैं। अगर ये 100 में से 100 के 100 बच जाते तो क्या जो पर्यावरण पर जो इसका असर होना था वो कम या ज़्यादा होता इससे, या जो पेड़ काटे गए हैं और जो नए लगाए गए हैं उनको ट्रांसप्लांट किया गया है तो क्या उनमें सही में कोई भी फर्क नहीं पड़ता? क्या हमने जो पर्यावरण का नुकसान किया वो बिल्कुल सेम रहता? ये सवाल का आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, पेड़ जो होता है, कोई भी ट्री होता है, उसकी लाइफ आपको कैसे पता चलती है कि वो कितने साल पुराना है? आपके जब पेड़ होता है, जब आप उसके तने को काटते हो, यानी कि उसका जो तना होता है बीच में से, तो वो इस तरीके का लकड़ी दिखाई देती है। आप देख पाएंगे कि पौधे का जो तना होता है वहाँ पर हमेशा इस तरीके से लकड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं, गोल गोल लाइंस आपको दिखाई देती हैं हमेशा। जब आप इन लाइंस को काउंट करेंगे उतने ही साल का किसी भी ट्री की लाइफ मानी जाती है। कभी कभी पेड़ जो होते हैं वो 200-200 साल पुराने हो जाते हैं क्योंकि उनके तने के अंदर 200-200 ये लाइंस हो जाती हैं। अब देखिए, पेड़ जो पौधा अपना खाना लेता है वो हमें पता है कि क्या किया जाता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस किया जाता है। बहुत सारे खाने को लीव्स में रखा जाता है, तने के अंदर भेजा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लेता है। तो जो एक नया पौधा है, कोई पौधा है, कोई पेड़ है जिसकी लाइफ यहाँ पर 50 साल हो चुकी है, आपने एक नए पेड़ को लगाया, उसका जीवन अभी 2 ही साल का हुआ है, तो आपने पुराने 50 साल वाले पेड़ को जो काटा था वो यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वो ऑक्सीजन बनाता था नए पेड़ की बजाय। तो चाहे ये पेड़ आपने उसकी तुलना में क्यों ना लगा दिए हो, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पुराना पेड़ ले रहा था एनवायरनमेंट से, क्योंकि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही यहाँ पर है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ग्लोबल
वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती है तो उससे जो समुद्र के तट हैं उनका सरफेस यहाँ पर बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएंगे तो उसका एग्जाम्पल हम तुलुवा नाम का एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, वो ऑलरेडी उसमें डूब रहा है। इवन हमारे जो वेस्टर्न घाट है, देखिए ये भी प्रीलिम्स का एक सवाल है, पहले आ चुका है तो सुनिए इसको जरा ध्यान से। एक बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया कि आपके जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो थोड़े से नैरो हैं, संकरे होते हैं, और ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़े से चौड़ाई में बड़े हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप समझेंगे ये सच है या नहीं है, मतलब पूछा क्या गया था कि ये सच है या झूठ है। ये बिल्कुल सच है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ के जो पहले घाट होते थे वो भी चौड़े होते थे, लेकिन पानी की वजह से वो घाट डूब चुके हैं और इसी वजह से आज हमारे सामने जो घाट में दिखाई देते हैं वो काफ़ी संकरे हैं अगर हम उनको ईस्टर्न घाट से कंपेयर करें तो इंडियन ओशन की वजह से हम देखते हैं कि पानी का लेवल उठा। इवन जो सिटी द्वारका है, आप गुजरात के पास में देख पाएंगे, जो कृष्ण की सिटी हम मानते हैं कि द्वारका थी, वो पूरी की पूरी सबमर्ज है, पानी के नीचे है। उसके सारे के सारे तथ्य हमें पता चल गए हैं। इसी तरीके से तुलवा नाम का जो आइलैंड है वो भी पानी में बह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने उनको बोला है सबमर्ज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि चलिए यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आके रह सकते हैं। लेकिन ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज होने के सबसे बड़े जो हमारे सामने तथ्य आ रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज तो बहुत ख़राब चीज़ है, इससे इंसान को बहुत नुकसान होगा, तो वही यहाँ पर है। अगर ऐसे ही ट्रीज़ कटते रहेंगे, अगर उनकी जगह आप दूसरे लगा रहे हो जिनके सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, डेवलपमेंट के लिए आप ट्रीज़ को काट रहे हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो इतना सारा इम्पैक्ट हो रहा था, ऑक्सीजन जो छोड़ रहे थे वो उसका और कम हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप अगेन क्या कर रहे हो? पूरे मानवता के लिए, ह्यूमंस के लिए इसको खराब बना रहे हो। तो सोचिएगा और सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि वाई, क्यों जो ट्रीज़ होते हैं, क्यों जो हमें दोबारा इनको लगाना नहीं चाहिए, काट कर इनको काटना ही नहीं चाहिए। जितने बूढ़े होंगे उतने ज़्यादा यह पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा कैसे हमें क्लाइमेट चेंज से बचा जाना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए मेंस के हिसाब से, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल बात कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड्स इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, यूएस एब्सटेन्स। देखिए क्या बात हो रही है। हमें पता है इजराइल और जो गाजा है उसके अंदर लगातार 6 महीने से वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इस युद्ध के अंदर लगभग 35,000 ऐसे लोग हैं जिनका जीवन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुरी स्थितियों में, घायल स्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको चोटें लगी हुई है, इंजरी लगी हुई है। हम देख पाएंगे कि गाजा जो है वो अलग अलग इस तरीके से एक पट्टी की तरह है और इसके इधर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इजराइल है, इसके इधर हम देख पाएंगे यहाँ पर जॉर्डन होता है, ऊपर हम देख पाएंगे लेबनान है और इधर जॉर्डन और लेबनान के नीचे सऊदी अरेबिया यहाँ पर आ जाता है। इधर हम इजिप्ट को देख पाएंगे अलग आइलैंड पे, जो कि कहाँ पर है, हम देखेंगे उसको अफ्रीका के अंदर। अब ये जो गाजा है ये 2 भागों में बांटा गया था। ऊपर था नदन गाजा, नीचे था सदन गाजा, यानी कि साउथ, आप इसको उत्तरी गाजा भी बोल सकते हैं, दक्षिणी गाजा भी बोल सकते हैं। दक्षिणी गाजा के अंदर या फिर सदन गाजा के अंदर एक शहर है जो कि सबसे नीचे शहर है, छोटा है, जिसका नाम है रफा। अब ये जो रफा शहर है ये दोनों तरफ है। ये रफा आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, गाजा के अंदर भी, और यही रफा होता है इजिप्ट के अंदर भी। लेकिन इन दोनों शहर को बांटा गया है और इनके बीच के बॉर्डर को बोला जाता है रफा बॉर्डर ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, जो यहाँ के इतने लोग थे, इस रफा में केवल और केवल यहाँ पर सिर्फ 1 लाख लोग ही रह सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए कितने लोग रहते हैं? 3 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं बुरी स्थितियों में। कोई झोपड़ियाँ लगा के रह रहा है, किसी का डिस्ट्रक्शन जो है वो इतने बड़े लेवल पे किया गया है, इतने घरों को तोड़ा गया है, इतना ज़्यादा कि लोगों के पास रहने को एक्चुअली में कुछ बचा ही नहीं है। ये है पूरा का पूरा अभी का जियोग्राफिकल सिचुएशन कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं इसी के बीच में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बोलना है कि हम तो इनके ऊपर अभी और अटैक करेंगे। अटैक करने का कारण बताया जा रहा है कि अभी तक जो इन लोगों ने, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, अक्टूबर 7 को इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया।
ये हमला जो किया गया था वो किया गया था गाज़ा के एक पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा जिसका नाम हमास है। हमास के कुछ लोग इजराइल में एंटर करते हैं। वो लोग अपना जो 7 दिन का उनका फेस्टिवल होता है समरकोन नाम का, उसको मना रहे थे और उनका आखिरी दिन था, वो 7वां दिन था इजराइल का। बहुत ही खुश थे वहाँ के लोग। ये क्या करते हैं, बॉर्डर के जो 7 की सिटीज़ में उनमें एंटर करते हैं, वहाँ के कुछ लोगों को पकड़ते हैं जिसमें वुमन थी, बच्चे थे, और उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। अबडक्ट क्या होता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको पकड़ते और वापस से गाज़ा में चले जाते हैं। इसके बाद में इजराइल ने इनके ऊपर रिटेलिएट किया, यानी कि गुस्से में आकर दोबारा से हमला किया, उनका रिस्पॉन्स किया उन्होंने जो घटना की थी। और उसके बाद से अब 6 महीने हो चुके हैं, ये सब चल रहा है। बीच में कभी कभी टेम्परेरी लेवल पर ये वॉर रुक गई थी। टेम्परेरी कब रुकी थी, जब हम देखते हैं कि हमास बोलते हैं कि हम आपके लोगों को छोड़ देंगे और आपने जो हमारे लोगों को जेल में भर्ती करके रखा है, बहुत सारी औरतों को रखा हुआ है, उनको आप छोड़ दीजिए। बीच में हम देखते हैं कि 50-50 करके काफ़ी सारे लोगों को, लगभग 150-200 लोगों को यहाँ से रिलीज़ किया भी गया और लोग अपने घर वालों से मिल भी पाए। आज से 2-3 महीने पहले की ये बात है। लेकिन क्योंकि युद्ध पर अभी तक ऐसा कोई स्टॉप नहीं लगा, तो इसी कारण से क्या होता है, ना रुकने की वजह से हमास का ग्रुप कहता है कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते हो, युद्ध को कम्प्लीटली बंद नहीं कर देते हो। इजराइल कहता है पहले आप इनको छोड़ दीजिए। अभी भी इजराइल कह रहा है कि पहले हमारे जो होस्टेज आपने बना कर रखे हैं या आपने बंदी बना कर रखा है, उन लोगों को छोड़ दो, हम टेम्परेरी युद्ध को बंद कर देंगे। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, अब यूएन को पहले समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल समझने से पहले यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस होते हैं। यूनाइटेड नेशंस 197 देशों का समूह है जिसके अंदर ये जो 197 मेंबर कंट्रीज जिनको बोला जाता है, ये सब यहाँ पर जनरल काउंसिल का भाग बनाती हैं। जनरल काउंसिल क्या होती है, सामान्य जो काउंसिल होती है, राइट, सामान्य सभा जिसको बोला जा सकता है। काउंसिल का मतलब होता है सभा। तो जो जनरल काउंसिल है यहाँ पर, उनका ये भाग बनाती है। और इसमें भी जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, और आपको पता है कि कोई भी बिल को एक्ट बनाने से पहले उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग को होती है जितने भी वहाँ पर मेंबर हैं वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब उस पर वोट करेंगे। और वोट करने के बाद अगर मेजोरिटी आती है, 3 तरीके की मेजोरिटी यहाँ पर काम करती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी जिसमें 50 से अगर ज़्यादा लोगों ने, यानी 50%, आधे से अगर ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, जितने वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो वो मान लिया जाएगा कि ठीक है, रजामंदी उसमें है। दूसरी हम देखते हैं जो कि इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 लोगों ने वहाँ पर अगर आपका वोट किया है तो उसको ही वहाँ पर माना जाएगा। अगर उसके साथ में वोट किया, सपोर्ट में वोट किया है, तो कि ठीक है ये चीज़ हो जाएगी। और तीसरी हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी, कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से तो 2/3 चाहिए ही, उसके साथ में जितने लोग, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है, जितने, मान लीजिए टोटल हाउस की स्ट्रेंथ कितनी होगी, लोकसभा में आपकी टोटल हाउस की स्ट्रेंथ होती है, हम देखते हैं 545, प्लस में राज्यसभा में होती है 250। तो लगभग यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे 800 तक की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसमें से 50% +1, ये दोनों कंडीशनें अप्लाई होंगी तो ही किसी चीज़ को माना जाएगा। इसी तरीके से ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल काउंसिल है, उसमें से 197 लोगों में से अगर 50+1 यहाँ पर 50% +1 अगर वोट कर देते हैं तो कोई भी चीज़ पास हो जाती है और वो फिर सभी को माननी पड़ती है। तो मेजोरिटी का यहाँ पर रूल काम करता है। इसी के अंदर एक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें बड़े बड़े देश मुख्यतः भाग बनाते हैं। इसमें टोटल 15 देश हैं। 15 देश में से 10 देश ऐसे हैं जो कि परमानेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट है नेचर के अंदर। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं हम देखेंगे। इसमें यूएसए है, हम देखेंगे इसमें चाइना इसका एक भाग बनाता है, फ्रांस इसमें एक पार्टी है, और यहाँ पर रशिया एज अ पार्ट बनता है, और साथ ही में यहाँ पर है यूके। तो ये एक ऐसे 5 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर होती हैं। अब आपने वीटो पावर के बारे में ज़रूर सुना होगा जी। ये वही वीटो पावर है जो कभी इंडिया को मिल सकती थी, लेकिन किसी कारणवश ये चाइना के पास चली गई। जब भी कोई काम होता है, जैसे हमने अलग अलग यहाँ पर मेजोरिटी को समझा, हमने समझा लोकसभा में मेजोरिटी कैसे काम करती है, हमने समझा कि कैसे यूएन की जो जनरल काउंसिल है वहाँ पर कैसे किसी चीज़ को पास करवाना होता है। उसी तरीके से यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको भी अगर किसी रेजोल्यूशन को यहाँ पर या प्रस्ताव को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बाद उसको पास करवाना
करवाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए या पारित करवाने के लिए यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है। इस वोटिंग में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी को वीटो नहीं करना पड़ेगा, रजामंदी रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी देश यहाँ पर वीटो कर देता है, वीटो का मतलब है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, वीटो कर देता है तो रेजोल्यूशन वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। पांचों के पांचों देशों की यहाँ पर सहमति होनी चाहिए। कोई वोट नहीं कर रहा है वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने वीटो कर दिया है तो इसका मतलब अब सहमत नहीं हो आप उस चीज़ से, और सहमत नहीं हो तो ये प्रस्ताव यहीं पर छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर दोबारा से कोई प्रस्तुत इसको कर सकता है, दोबारा से वोट हो सकती है। अब की बार क्या हुई है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में हम देखते हैं 15 में से 14 ऐसे काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने रेजोल्यूशन को यहाँ पर पास करने की याचिका डाली। और ये किस चीज़ की बातें हो रही हैं, सीज फायर का मतलब होता है फायर, यानी कि जो आप किसी चीज़ पे हमला कर रहे हो उसको एकदम से सीज कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी यहाँ पर हमला नहीं होगा गाजा के अंदर, क्योंकि गाजा के अंदर पड़ रहा है फिलहाल अकाल। इतनी ज़्यादा भूख से लोगों की डेथ हो रही है। अकाल यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पर घोषित कर दिया है। अकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमाइन। तो फेमाइन जो है वो वहाँ पर घोषित जा चुकी है ऑलरेडी। बच्चों की वहाँ पर डेथ हो रही है माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से। और ऐसी परिस्थितियों में उनके ऊपर अगर और हमला होता रहेगा तो ये और ज़्यादा खराब बात होगी, और ज़्यादा बुरी बात होगी। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जो यूनाइटेड नेशंस की असेंबलीज है उन सब के लिए कि वो मानव के अधिकारों के ऊपर बात नहीं कर रही है। लड़ाई एक जगह है, लेकिन उसमें इतने सारे वुमन को, इतने सारे बच्चों को सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका किया गया। हालांकि यूएसए जो है वो अभी तक इजराइल के साथ में खड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए अब इजराइल से थोड़ा सा पीछे हट गया। कारण क्या है, यूएसए बोल रहा है कि देखिए इतनी बुरी कंडीशंस हो चुकी है तो सीजफायर हो ही जाना चाहिए। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम तो इनके ऊपर अभी भी हमला ऐसे ही जारी रखेंगे। इसी कारण से यूएसए क्या करता है, एब्सटेन्स कर जाता है। एब्सटेन्स का क्या मतलब होता है कि वो लोग वोट करते ही नहीं है, ना तो उसने वीटो किया और ना ही इसने यूएसए ने ये किया कि मैं वोट ही नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अनुपस्थित हो जाना कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कर दिया गया। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि ये हाउ स्मार्ट इज सेंटर स्मार्ट मीटर प्लान, वाई केरला मूव टू ऑप्ट आउट अंडरस्कोर सम ऑफ द स्कीम्स इन एडिक्वेसी। देखिए सेंटर की तरफ से एक स्मार्ट मीटर प्लान यहाँ पर घोषित किया गया था। केरला की जो गवर्नमेंट है वो इससे बाहर निकल जाती है। वो कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ इनएडिक्वेसीज है, कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से हम इसको लागू नहीं करने देना चाहते हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या बातें की जा रही है, क्या सेंटर का ये प्लान है। जो केरला की गवर्नमेंट है वो एक अल्टरनेटिव मॉडल लेकर आना चाहती है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के लिए, जो कि सेंटर की तरफ से जो उनकी स्कीम निकाली गई थी 3 लाख करोड़ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स की, उसके अल्टरनेट में होगी, उसकी जगह पर लाई जा रही है, दूसरी जगह पर ये होगी। यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका एम ये है कि वो जो 250 मिलियन यहाँ पर कन्वेंशनल जो पहले के मीटर लगे हुए होते थे, जो पहले ट्रेडिशनल थे, उनको बदलकर उसकी जगह पर स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है सभी में। और कब तक ये हो जाना चाहिए, मार्च 2025 तक का समय इसको दिया गया। तो एक स्कीम है जिसके हिसाब से जितने भी यहाँ पर घरों में मीटर लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स, उनको बदला जाएगा और उनको बदलकर स्मार्ट मीटर्स को लाया जाएगा। अब ये जो मूव है इसकी वजह से केरला गवर्नमेंट इससे बाहर निकल गई है। उनका कहना है कि देखिए जो ये स्मार्ट मीटरिंग है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, वो एक प्रेडिक्शन, एक कहते हैं ना कि भविष्यवाणी के ऊपर, एक अजम्पशन के ऊपर टिकी हुई है कि टेक्नोलॉजी जब आएगी तो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है पूरा का पूरा कंट्री में, उसमें बहुत सारे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, जो पास्ट में भी हम देख पाएंगे कि जिनकी वजह से समस्याएं ख़त्म नहीं हुई थी। लॉजिक यही है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स है वो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को अनेबल कर देंगे कि यहाँ पर जितना भी डाटा होगा वो डायरेक्टली हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडर है उनके पास भी जाएगा और जो ले रहे हैं उनके पास भी होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो यूजर का डाटा होगा, रिप्लाई होगी, वो कंट्रोल सप्लाई से हो पाएगी कि आपने अपने रीडर का यहाँ पर स्मार्ट चार्ज कर दिया है, रिचार्ज करवा लिया है इसको, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। ऐसे इसका रिजल्ट क्या होगा, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ होंगी स्टेट के अंदर, जहाँ पर जो टेंडर होंगे वो इंस्टॉल करेंगे स्मार्ट मीटर्स को,
लगभग 50 मिलियन मीटर ऐसे होंगे, यानी कि 5 करोड़ मीटर्स की हम बातें करेंगे, जो पूरी की पूरी स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पर लगेंगे। उनका प्रॉमिस यही है कि देखिए थ्योरेटिकल सेंसेस में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो होगी वो बेहतर तरीके से काम करेगी, इसका पूरा का पूरा स्कीम के पीछे यही मानना है। लेकिन जब केरला का डिसीजन आता है कि वो इससे दूर हट रहे हैं, केरला गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं, कारण यही है क्योंकि ये अपोजिशन जो है उससे ट्रिगर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ऐसा नहीं चाहती हैं कि प्राइवेट कंट्रोल आ जाए। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी के जो स्मार्ट मीटर्स होंगे उसमें क्या किया जाएगा, टेंडर निकलेंगे तो उन टेंडर्स पे कुछ प्राइवेट प्लेयर जो होंगे वो यहाँ पर कहेंगे कि हमें ये दे दीजिए, जैसे कि आपकी वाईफाई के कनेक्शन होते हैं इसी तरीके से कि हमें दे दीजिए, हम इनको इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम इस पूरे डाटा को रखेंगे, हम इसमें टेक्नोलॉजी लगाएंगे और आपको जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स होगा वो टैक्स पे करेंगे और जो पैसा चाहिएगा गवर्नमेंट को वो दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स की इसमें एंट्री हो जाएगी स्टेट के पावर सेक्टर में। ये कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते और इसी वजह से इससे पीछे हो गए हैं। फंक्शनल जो इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर भी यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि सच में ये जो फंक्शन इसके पीछे बनाया जा रहा है वो सही में इतने अच्छे से बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो यही एक बात है जिसकी वजह से केरला इससे दूर हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल बात कर रहा है हाउ इंडियाज 4 एस्ट्रोनॉट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गगनयान स्पेस फ्लाइट्स। देखिए चिंता मत करिए, आज हम जो इस आर्टिकल है इसमें पूरे के पूरे गगनयान मिशन को भी समझेंगे। पहले भी हम इनको समझ चुके हैं, लेकिन रिवीजन इज की टू सक्सेस। आप जितनी बार उस चीज़ को दोबारा बार बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आप उसको याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं इसको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मेंस में ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसरो की तरफ से, DRDO की तरफ से इसमें क्या भूमिका रही है, स्पेस में ये कैसे काम आने वाला है, इंडिया की इमेज पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं। आर्टिकल को समझने से पहले क्यों ना पहले इस पूरे स्पेस के गगनयान मिशन को ही समझ लिया जाए, तभी हम समझेंगे कि ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये एक्चुअली में प्रिपरेशन कर कैसे रहे हैं। इनके नाम जो है, इनके नाम यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, कौन कौन इस मिशन के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गगनयान एक्चुअली में है क्या। देखिए गगनयान जो है वो एक इंडिया का क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। ऑर्बिटल क्या होता है, जो ऑर्बिट के अंदर जाएगा। ऑर्बिट क्या होता है, यानी कि पृथ्वी जो है उसके 3 ऑर्बिट है। हम अर्थ को इस तरीके से देख पाते हैं, एक अर्थ का ऑर्बिट होता है जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है, LEO। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है मिडल अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा होता है उसको बोला जाता है, हम देख पाएंगे यहाँ पर, हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO। तो यहाँ पर हमें पता होता है लो जो होगा वो बहुत नज़दीक होगा अर्थ से, लगभग यहाँ पर 100 से हम देख पाएंगे 500 किलोमीटर की दूरी में ही ये रहेगा। दूसरे को हम देख पाएंगे 800 से हम देखेंगे इसको, ये लगभग रहेगा यहाँ पर 2000 किलोमीटर की दूरी के अंदर। और तीसरा जो होगा वो जाएगा 36,000 किलोमीटर दूर, यानी कि अर्थ से अगर आप वहाँ तक जाएंगे तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहीं पे होता है जियो सिंक्रोनाइजेशन या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कि यहाँ पर जो आप स्पेस फ्लाइट को या फिर कोई भी आपने मिशन छोड़ा है, सैटेलाइट छोड़ी है, उसको अगर छोड़ देंगे तो वो उतनी ही गति से घूमेगा जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है। और कोई भी चीज़ अगर सेम स्पीड से चलती है तो वो एक दूसरे को हमेशा रुकी हुई नज़र आती हैं। ये हमें पता चलता है लॉ ऑफ मोशन से, तो फिजिक्स से हम ये चीज़ें समझ पाते हैं। तो ऑर्बिटल मिशन है, अर्थ के ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। स्पेस क्राफ्ट है, क्योंकि स्पेस के क्राफ्ट में हम इसको बनाकर भेज रहे हैं, जो कि 3 पीपल को यहाँ पर कैरी कर सकता था, लेकिन अब इसमें थोड़े से बदलाव करके क्या किया गया है, 4 लोगों को ये कैरी कर सकता है। इसी वजह से 4 जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ऊपर भेजा जा रहा है। ये ऑर्बिट करने वाला है 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में ये रहेगा और लगभग 7 दिन के लिए वहाँ पर रहने वाला है। इसका जो मास है वो होने वाला है 8,200 किलोग्राम, इतना ज़्यादा इसमें वेट होगा। और ये लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचेगा हर सेकंड के अंदर। अर्ली जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जब तक वहाँ पर होगी उसको पार करने के लिए। हिस्ट्री में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम आप देख पाएंगे वीडियोस में या जगहों पे या न्यूज़पेपर के आर्टिकल में इसकी हिस्ट्री पे बातें की गई हैं, क्योंकि 2022 में इसको पहली बार लॉन्च की बातें की गई थी। 2024 में हम देख पा रहे हैं कि इसकी गति हो रही है और 2025 तक हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी
वो हुई थी 2006 के अंदर। आप देखिए कितना ज़्यादा समय, लगभग 2 दशकों का समय यहाँ पर लग सका है, 2 डिकेड्स का समय यहाँ पर लगने वाला है। 2006 में सबसे पहले इसका जो जेनरिक नेम था वो आया था ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से। इसको लेकर आया गया, इसके ऊपर प्लानिंग हुई। इसका जो प्लान था उसको एक सिंपल कैप्सूल की तरह डिज़ाइन करना था, जिसके अंदर एक वीक रहा जा सके, जो इंसान होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो इसके अंदर 1 हफ्ते के लिए इसमें रह सके। डिज़ाइन जब फाइनल हुआ तो तब तक 2008 आ चुका था, 2 साल का समय इसमें लगा, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में फंडिंग के लिए, पैसा लेने के लिए सबमिट करवा दिया गया। देखिए हमने ऐसा मिशन बनाने का पूरा प्लान कर लिया, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऐसे हम इसको बनाएंगे, इस प्रकार से हम इसको भेजेंगे, सारी डिटेल उन्होंने बोली और कहा अब हमें पैसा चाहिए। फंडिंग जो है वो सैंक्शन कर भी दी गई थी, फरवरी के 2009 में इसको पैसे दे भी गए। लेकिन क्या होता है कि ये लिमिटेड डेवलपमेंट फंडिंग की गई थी कि आप थोड़े समय के लिए, अभी एक काम करते हैं, आपको हम लोग 1000 करोड़ रुपए देते हैं, 1000 करोड़ में आपसे जितना काम होता है आप तब तक करिए, फिर कुछ समय के बाद में हम आपको ज़्यादा पैसे फंड कर देंगे। तो इसी वजह से क्या हो गया, लिमिटेड डेवलपमेंट फंडिंग के नाम से जानी गई। 2012 में हम देखते हैं कि ऐसे रिपोर्ट आई कि जो फंडिंग है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। फ्यूचर के लिए इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा आगे भेज दिया गया कि फंडिंग इसमें आ नहीं रही है, तो इसको बाद में देखेंगे। 2013 में फिर से हम देखते हैं कि स्पेस फ्लाइट के लिए यहाँ पर इंडिया ने डेजिग्नेट किया कि इसमें क्या कर दो, ऑफ इसरो की प्रायोरिटी लिस्ट से इसको हटा दो। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये मिशन करने हैं। जैसे कि इसको पहले जब लॉन्च करना था, चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च करना था, लेकिन चंद्रयान 3 हमें पता है कि लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे इसको ऑफ कर दिया गया था प्रायोरिटी लिस्ट से। अब इसको दोबारा से प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है कि हम आप सबसे पहले इसको करेंगे, और इसी के बाद फिर क्या किया जाएगा, शुक्रयान जो हमारा है एक मिशन, जिसको हम कहाँ भेजने वाले हैं, जुपिटर पे भेजने वाले हैं, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो ये हमारे नेक्स्ट मिशन होने वाले हैं इसके बाद। अब प्रोसीजर क्या होता है किसी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर भेजने का। देखिए जब भी आपको कोई लॉन्च करना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है रॉकेट। ऐसे ही तो कोई चीज़ हवा में नहीं पहुंच पाएगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉकेट चाहिए होता है। और रॉकेट के अंदर आपको काफ़ी फ्यूल भी चाहिए होता है। 2 तरीके से काम होता है, एक होता है सॉलिड फ्यूल जिसको आप इसमें डाल देंगे और वो काम करेगा। दूसरी होती है जो हमने टेक्नोलॉजी निकाली है जिसको बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि इसमें आप जो फ्यूल होंगे उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर जाएंगे, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन होता है प्लस इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं, ये दोनों को ही लिक्विड फॉर्म में बना लिया जाता है, जिससे जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है और उसको ज़्यादा अच्छे से ऊपर लेकर जाया जा सकता है। एक रॉकेट को यहाँ पर जब भेजा जाता है तो उसको लगभग जो स्पीड चाहिए होती है वो चाहिए होती है 17,800 माइल पर आवर की स्पीड से, ताकि वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे बाहर निकल सके। तो अर्थ की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो हमें पता है कि हमेशा चीज़ों को क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो आपको इससे ज़्यादा स्पीड, इससे ज़्यादा तेज जो है, बल जो है वो लगाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए 1 घंटे में आपको 17,800 मील की जो दूरी होती है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। एक जब रॉकेट रीच कर जाता है राइट डिस्टेंस के ऊपर, अर्थ से जब निकल जाता है, तब वो क्या करता है, रॉकेट पीछे ही रह जाता है, खुल जाता है, और उसके बाद में जो उसके अंदर सैटेलाइट लगी हुई थी उसको वो बाहर निकाल देता है। अब सैटेलाइट का काम है कि वो अपने आप वहाँ पर काम करे। रॉकेट किसका इस्तेमाल इसमें होगा, अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSLV MK3, अब इसका नाम ये है, पहले क्या होता था, आजकल हम इसको सिर्फ और सिर्फ MK3 के नाम से जानते हैं, और PSLV जो है उससे लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। GS का क्या मतलब है, जियो स्टेशनरी, यानी कि मैंने आपको बताया 36,000 किलोमीटर दूर जाने पर इसको जियो स्टेशनरी बोला जाता है, क्योंकि इसको पहले सिर्फ उतनी ही दूरी तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसको बोला जाता था। अभी क्योंकि ये PSLV के नाम से या फिर मार्क जो है MK क्या है, मार्क के नाम से जाना जाता है, 3 के नाम से भी इसी वजह से जानते हैं, क्योंकि अब इसको 500 किलोमीटर दूर पे भी भेजा जा रहा है इसी रॉकेट से, कभी कभी 700 से भी इसी से भेजा जा रहा है। तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है और इस रॉकेट में इसको भेजा जाएगा। अब LV का क्या मतलब होता है, लॉन्च व्हीकल, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जो लॉन्च कर रहा है, व्हीकल की तरह ये काम कर रहा है, साधन की तरह काम कर रहा है, ये ऊपर जाते ही अपने आप को हटा लेगा, इसके अंदर जो बीच में काम है वो वहाँ पर ऊपर रहेगा। इसमें आप देख पाएंगे कि इसके 2 साइड में
लगे हुए होते हैं यहाँ पर। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि ये ज़्यादा पावर दे सके, रॉकेट को ज़्यादा ऊंचाई तक उठाने में यहाँ पर मदद कर सके। बीच में होता है इसका क्रू मॉडल, जिसको हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे और उसके ऊपर यहाँ पर अगेन एक और मॉड्यूल इसमें लगाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए, उसमें ये होता है कि हैवी पेलोड, क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन होगा, उसको वो ऊपर लेकर जा सके। GSLV Mk3 जो है उसको 4 टन तक का, 4 टन यानी कि 400 किलो तक का, यहाँ पर 400 किलोग्राम तक का क्या कर सकते हैं, किसी भी भारी सामान को वो सैटेलाइट के रूप में लेकर जा सकता है, जियो सिंक्रोनियस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर, GTO के अंदर भी, या फिर जो 10 टन जो होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जा सकता है। तो 4 या 10 टन कितना हो गया, 1000 किलोग्राम को वो LEO तक लेकर जा सकता है, जिसमें ट्वाइस कैपेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है GSLV Mk2 से। अब कैप्सूल बनाया गया है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर बैठ के जाएंगे। तो गगनयान में हम देखते हैं कि काफ़ी सर्विस मॉड्यूल लगाए गए हैं। एक है इसमें क्रू मॉड्यूल, जिसको दोनों को नाम को देखिए, ये होता है सर्विस मॉड्यूल जिसके अंदर ये लगाया जाएगा। इसी के ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे क्रू मॉड्यूल को, और क्योंकि इन दोनों को ऑर्बिट में भेजना है तो इनको पूरे के पूरे को मिला के क्या बोला जा रहा है, ऑर्बिटल कैप्सूल बोला जा रहा है। अब इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्बिटल व्हीकल ये है, इसी के अंदर ये 4 सीट्स आप देख पाएंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स बैठ रहेंगे और आराम से 7 दिन जो है वो वहाँ पर आकाश के अंदर रह पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, अब ये प्रीलिम्स का है, देखिए एग्जाम्पल फिर से यहाँ पर आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो इसरो ने की है। नहीं, इसरो ने क्या किया है, लॉन्च कर रहा है इसरो। इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ही इसको यहाँ पर बनाने में मदद भी कर रहा है। इसरो ही यहाँ पर जो रॉकेट है वो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इसरो के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर किया गया है, इसको जो बनाया गया है यहाँ से पूरा का पूरा, वो बनाया है DRDO के द्वारा। अब DRDO क्या होता है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये है इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इनका काम यही होता है कि इनको डिफेंस के लिए अलग अलग यहाँ पर इक्विपमेंट जो होते हैं उनको बनाना होता है, तो उन्होंने इसकी मदद किया। तो दोनों का यहाँ पर अहम भूमिका है। प्रीलिम्स में ये सवाल 2025 में बिल्कुल आ सकता है, तो 2025 के लिए जो भी बच्चे इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए। डायमेंशन की बात करें तो इसको याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट अपनी जनरल नॉलेज के लिए देख लीजिए। डायमीटर के हिसाब से हम देखते हैं इसको 3.5 मीटर के अंदर बनाया गया है। तो आप देखेंगे 11 फुट जो है वो चौड़ा है। हाइट इसकी देखिए तो 11.7 फीट की ये ऊंचाई तक भी बना हुआ है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ, किस रास्ते को ये किस तरीके से लेगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं GSLV Mk3 जो है वो यहाँ पर श्रीहरिकोटा से उठेगा, इस रॉकेट को ऊपर जाएगा। 16 मिनट उसको लगेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते हुए, जो कि 300 से 400 किलोमीटर है। उसमें जाते ही ये क्या करेगा, सोलर एरे डिप्लॉयमेंट कर देगा, यानी कि ये जो हमारा मॉड्यूल था ऊपर का हमारे पास रह जाएगा और जो पीछे का रॉकेट था उसको अलग कर दिया जाएगा, पीछे ही छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में रहेंगे और फिर दोबारा से इनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे पृथ्वी में आना पड़ेगा। उसके लिए रीओरिएंटेशन मॉड्यूल का काम करेंगे ये लोग। डीबूस्ट हो जाएगा, डीबूस्ट होने के बाद जो नीचे लगा हुआ था ये जो पार्ट है ये हट जाएगा और उसके बाद जो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है, सिर्फ क्रू जिसमें बैठा हुआ है, वो सेपरेट होने के बाद कब होगा सेपरेट, लगभग 120 किलोमीटर जब पृथ्वी से हम लोग दूर ये लोग रह पाएंगे। उसके बाद इसको हटते ही यहाँ पर पैरासूट जो इसके ऊपर लगाए गए हैं वो खुल जाएंगे और ये खुलते ही ये जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर आकर उसके खाड़ी के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। टच डाउन होगा या तो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा क्योंकि टेस्ट वहीं पे किए जा रहे हैं, या फिर इसको लेकर आया जाएगा अरेबियन सी के अंदर गुजरात कोस्ट के ऊपर। 36 मिनट इनको लगेंगे डिबाउस्ट होने में, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इनको 36 मिनट का टाइम लगेगा। लो अर्थ ऑर्बिट पहुँचने में इसको 16 मिनट का टाइम लगने वाला है। अब जब यहाँ पर ये आ जाएंगे तो उसके बाद जो इंडियन नेवी है वो अपने जो हमारा INS होता है, नेवी के शिप होते हैं, इंडियन नेवी के शिप, उसके अंदर आएंगे और 15 से 20
20 मिनट के अंदर क्रू को यहाँ पर बाहर निकाल कर वापस लेकर आया जाएगा ज़मीन के ऊपर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। स्पेस शूट की इसमें बात की जाए तो इसरो ने देखिए जो गगनयान क्रू है उनके स्पेस शूट को दिखाया गया था बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के अंदर। सितंबर 2018 में इसको दिखा दिया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में ये लगाया गया था। हालांकि अब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होकर इसको ब्लू एंड वाइट को रख दिया गया है। स्टार्टिंग में ये इस तरीके से दिखाया गया था। हम चलते हैं इसकी री एंट्री एंड रिकवरी के ऊपर। देखिए कोई भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होती है उसको वापस सेफली अर्थ पर आना होता है, राइट, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, वो स्पेस में ही नहीं रह सकते हैं। अगर आप सैटेलाइट भेजेंगे तो उसको वापस लाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। वो सैटेलाइट से उसका काम है अब बहुत लंबे समय तक उसी पे राउंड करते रहना, लेकिन ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है तो इनको वापस आना होगा। इसी वजह से एक हीट शील्ड जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है ताकि जो टेम्परेचर है उसको डेवलप करने के लिए, सूरज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको यहाँ पर सहन किया जा सके। री एंट्री जब हो जाती है अर्थ के लिए तो कैप्सूल को डेजिग्नेटेड स्पॉट में, जहाँ पर माना गया है कि समुद्र के अंदर यहाँ पर इनको उतारा जाना चाहिए, वहाँ पर उनको उतार जाना चाहिए। और नेवी या जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनको, उनका यह काम होगा कि उनको मेनलैंड के ऊपर वापस लेकर आ सके। री एंट्री जो होगी ह्यूमन स्पेस लाइट की अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आज तक कर पाए हैं, जिसमें हम देख पाएंगे रशिया को, जिसमें हम देख पाएंगे यूएसए को, और जिसमें हम देख पाएंगे चाइना को। इंडिया चौथा ऐसा देश होने वाला है जो ऐसा कुछ करके दिखाने वाला है। तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हम देख पाएंगे टेक्नोलॉजी, बहुत ही जटिल है ये जितनी भी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, तो इसी वजह से इसको कर पाना भी मुश्किल है। इसी में एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम था केयर। ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। केयर की एक्चुअली में खुद से एक फुल फॉर्म भी है। केयर का मतलब सी से बनता है क्रू, और क्रू में भी क्रू मॉड्यूल यहाँ पर होता है। हम देख पाएंगे ए से होता है एटमॉस्फेयर, आर से होता है री एंट्री कि वापस से उसको लेकर आना, ई से होता है एक्सपेरिमेंट। तो आप ये पूरी की पूरी फुल फॉर्म देखेंगे। क्रू का मतलब है क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको 2-3-4 बार बोलेंगे और इसको समझेंगे तो आप लोगों को ये गगनयान से रेलिवेंट कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इसको प्रीलिम्स में देखते ही समझ पाएंगे कि किस चीज़ के लिए बात हो रही है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट था, क्योंकि आप इंसानों को डायरेक्टली भेज के उनके ऊपर तो टेस्ट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से इसरो यहाँ पर क्या करता है कि वो 2 टेस्ट पहले करता है। वो क्या करता है, खाली स्पेस को ऊपर यहाँ पर टेस्ट के लिए भेजता है, खाली मॉड्यूल को, और उसको वापस लेकर आता है और देखता है कि ये सारी चीज़ें टाइमली हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इसके लिए 2 टेस्ट किए गए, इनमें से एक ऑलरेडी हो चुका है जो कि काफ़ी कामयाब भी यहाँ पर साबित हुआ। तो ये है पूरा का पूरा केयर मिशन गगनयान के अंदर। जो क्रू मॉड्यूल होता है उसको इंडियन कोस्ट गार्ड जो होंगे बे ऑफ बंगाल से 600 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है हमारे यहाँ पर, और 1600 किलोमीटर दूर जो कि श्रीहर कोटा की लॉन्च साइट है, वहाँ पर इसको फिल्माया गया था, किया गया था, और ये सक्सेसफुल भी रहा। ये लॉन्च किया गया था अगेन GSLV MK3 के द्वारा 18 दिसंबर 2024 में भी इसको सबसे पहली बार किया गया था। 126 किलोमीटर सेकेंड लॉन्च जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहर कोटा से करने की सोची जा रही थी, लेकिन उसको फिर से किया जाता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पे ही, जो कि हुआ था अभी 2023 के अंदर। क्रू मॉड्यूल जो है उसको इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से लेकर आते हैं, बचा कर लेकर आ गए थे। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग जो हमारा आज का आर्टिकल है, देखिए अब हम इसको पूरे मिशन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग इसमें कितनी ज़रूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का आर्टिकल भी यही बातें कर रहा है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग है, यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उनको व्योम नट्स के नाम से यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो व्योम नट्स क्या होते हैं, देखिए ओ से तो हम देखेंगे एस्ट्रोनॉट, तो नोट जो है वो ऐसा कैसा पूरा पीछे लगा दिया गया है, तो एस्ट्रो की जगह यहाँ पर लगाया गया है व्योम। व्योम का क्या मतलब होता है, यानी कि हवा के साथ जो जाने वाले हैं। इसरो की जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एंड ग्लेवस्कॉम्स है, वहाँ पर एक रशिया की स्टेट कॉर्पोरेशन रोस्कोमोस के साथ में साइन किया गया था 1 जुलाई 2019 को अग्रीमेंट, जिसके अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होने वाले हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन की उनको सिखाया जाएगा, और स्पेस ट्रेनिंग जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की वो दी जाएगी। अब आप लोग सोचिए कि रशिया से ही ये काम क्यों करवाया,
क्योंकि एक तो रशिया हमारा पुराना इंटरनेशनल रिलेशन में देखे तो अच्छा दोस्त है, दूसरा हम देख पाएंगे क्योंकि रशिया उन देशों में से पहले 3 कंट्रीज में से ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर इस काम को पूरा कर पाई है। यूएसए से क्योंकि हमारी कॉपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और यूएसए से हमने 2007 में क्रायोजेनिक इंजन भी मांगा था, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हमें देने से मना कर दी थी। इसी वजह से अगर जो काम हम 10 साल पहले कर सकते थे वो हम लेट कर पाए क्योंकि हमने क्रायोजेनिक इंजन खुद से बनाया। चाइना हमारा वैसे ही हम देख पाएंगे बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, एनिमी कंट्रीज़ में आता है, दुश्मन देशों में आता है, तो उससे हम कोई मदद मांगना नहीं चाहते थे, तो इसी वजह से रशिया के साथ में किया गया। अब आपसे अगर प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पर ट्रेनिंग कराई, तो आप लोग याद रख पाएंगे ना कि 3 में से और कौन था, हमारे दोस्त कंट्री थे। तो अब आप इसमें उलझिएगा मत। दूसरा हम देखते हैं इसरो की एक टेक्निकल यूनिट यहाँ पर लगाई गई है, मॉस्को के अंदर उसको सेट किया गया, और उसी में फैसिलिटी के अंदर कुछ की टेक्नोलॉजीज़ जो थी उनका डेवलपमेंट किया गया, स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाएगी ताकि वो जो स्पेस के अंदर लाइफ है उसको मदद कर सके। इसरो ने एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसको साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ में भी, ताकि वो क्रू मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर देख सके। और हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाने भी वाले हैं या फिर व्योमनॉट्स जो जाने वाले हैं वो खुद एयरफोर्स के 4 यहाँ पर लोग हैं। व्योममित्रा क्या है, अब ये अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें से कुछ खास आने नहीं वाला है। व्योममित्रा, मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड, और व्योम अगर अगेन जो स्पेस में जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स है तो उनकी ये फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड है। तो ये एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। देखिए ह्यूमनॉइड का क्या मतलब होता है यहाँ पर, जब आप स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक को पढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अलग अलग चीज़ों में बांट देते हैं, राइट। एक हमारी होती है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा हम पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को, थर्ड हम देखते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, फोर्थ हम रोबोटिक्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से हम अलग अलग करके अलग अलग फील्ड में देखते हैं। इसी में से एक होता है रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स में अलग अलग प्रकार के रोबोट मिलते हैं। कुछ होते हैं मैकेनिकल टाइप के, जिनमें से कुछ आप जैसे कि कोई रोबोट है कुछ काम कर रहा है तो उसका कोई मशीन की तरह वो दिखाई दे रहा है। कुछ होते हैं एनिमल टाइप के, एनिमोइड जिनको बोला जाता है, यानी कि वो जानवरों जैसे हैं, कोई कुत्ता है, कोई डॉग के फॉर्म में बनाया गया है, कोई बिल्ली की फॉर्म में बनाया गया है। और कुछ होते हैं ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का क्या मतलब है कि इंसानों जैसा। अब आप देखिए रोबोट से, इसके हाथ है लेकिन ये फीमेल की तरह, एक ह्यूमन की तरह दिखाई देने वाली एक रोबोट है, इसी वजह से इसको ह्यूमनॉइड रोबोट बोला जाता है। इसरो ने इसको बनाया है और इसका काम ये है कि गगनयान के अंदर अपनी भूमिका निभाए, उनकी मदद करे। ये पहली बार 22 जनवरी 2020 को इसको दिखाया गया था ह्यूमन स्पेस लाइट के अंदर, बेंगलुरु में जो म्यूजियम है वहाँ पर। ये ह्यूमन फंक्शंस जो होते हैं रियल एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए बनाया गया था कि ताकि ये उन सारी चीज़ों को करके दिखा सके और कर सके कि एक ह्यूमन जो होंगे एस्ट्रोनॉट्स वो वहाँ पर जाकर क्या क्या करने वाले हैं, और उनके ऊपर भी उनकी मेडिकल की नेसेसिटीज़ क्या होंगी, उनके टेस्ट जो होंगे, वो पूरा का पूरा डाटा इसके अंदर यहाँ पर रखा भी जाएगा। अब रियल सवाल पे आते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के सामने। पहला हम देखेंगे एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी परिकल्पना अभी तक की ही नहीं गई है, वो भी एक समस्या है। माइक्रोग्रेविटी, अब देखिए ग्रेविटी से तो हम लोग एस्केप हो गए, लेकिन जो माइक्रोग्रेविटी होती है उसका क्या असर होगा वो अभी तक ज़्यादा नहीं पता है। प्रेशर का ज़्यादा ना बन जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। रेडिएशन एक्सपोजर ना हो जाए कि डायरेक्टली आप सनलाइट की रेडिएशंस में ना आ जाए। आइसोलेशन, अगेन ये क्या होता है आइसोलेशन, देखिए आइसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग, एसओ से क्या होगा सोलर, और लेशन। देखिए तो इनकमिंग जो सोलर होती हैं, यानी कि आने वाली जो सन से निकलने वाली यहाँ पर हम देखेंगे रेज होती हैं, कहीं वो उनका डायरेक्टली इस रॉकेट के अंदर या मॉड्यूल जो है उसमें ना आ जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो 7 दिन तक वहाँ पर काट नहीं पाएंगे। सेंसरी सिस्टम जो सेंसर से काम कर रहा है पूरा का पूरा, उसमें कोई खराबी ना आ जाए। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है किसी के लिए भी, वो कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता रहे। आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो बनाया जा रहा है वो ठीक ठाक यहाँ पर है। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें, अगर इनमें से किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये एक चुनौती बन जाएगी गगनयान की एस्ट्रोनॉट्स के लिए।
अब हम देखते हैं कि देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे जब स्पेस में कोई भी इंसान जाता है तो उसकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या क्या अफेक्ट होते हैं, क्या क्या उससे प्रभाव पड़ते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स के लिए साइकोलॉजिकल यानी दिमाग से रिलेटेड जो होते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर वो फ़र्क पड़ते हैं। जैसे ही रॉकेट सरफेस जो कि तल होता है पृथ्वी का, वहाँ से जैसे ही ऊपर उठेगा वो तभी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो 3G में चेंज आने की वजह से जो नॉन एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस खो सकते हैं, यानी कि जो उनकी सचेतन होते हैं वो उसको खो सकते हैं, वो एकदम से बेहोश हो सकते हैं, या फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि उनके सराउंडिंग में एकदम से क्या हुआ। तो इनसे डील करने के लिए उनको पहले ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि वो एकदम से डर जाए, उनके साथ कुछ भी ऐसा नया हो गया हो। तो इसी वजह से उनको क्या करना चाहिए, इस समय में अगर उनको लग रहा है कि उनको चक्कर आ रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस खोने वाले हैं, तो उनको अपनी बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर लेट जाना चाहिए जी फोर्स के ऊपर, ताकि जो ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का जो यहाँ पर फोर्स लग रही है, बल लग रहा है, उसका अफेक्ट, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सके। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लास्ट होता है, जैसे ही रॉकेट जो है उसमें से एकदम से, आपने देखा होगा रॉकेट जब लॉन्च होता है तो बहुत सारी यहाँ पर आग दिखाई देती है, बहुत सारा उसको प्रेशर बनाने के लिए, ऊपर उसको भेजने के लिए एकदम से आग निकलती है, तो उसको ब्लास्ट ऑफ बोला जाता है। वो इतना प्रभाव डालता है कि जितना उनकी बॉडी होती है, जितना मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट्स है जो कि यहाँ पर 80 kg का है या फिर 50 kg का है, राइट, तो एक एस्ट्रोनॉट से जो 50 kg के वेट है उनका, जब वो एकदम से ब्लास्ट ऑफ होगा तो उनके ऊपर इतना फोर्स होगा, इतना बल लगेगा कि वो 200 किलो का लगेगा, लगभग 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स जो है वो लगता है। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो मिशन को यहाँ पर अबॉर्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जब तक जो ग्रेविटी है, देखिए ग्रेविटी 3G होती है, 4G होती है, 5G होती है, इस तरीके से ग्रेविटी काम करती है। तो जब तक आप ग्रेविटी फोर्स 12 से 14G के बीच में है, तब तक आप मिशन को बंद कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको पहले ही बता दी जाती है। अब क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 घंटे में यहाँ पर लगभग 27,358 किलोमीटर की स्पीड से पार करना होता है। तो इस स्पीड के अंदर जो एयरक्राफ्ट है उनको लगभग 965 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चलाया जा सकता है। अगर सीकनेस ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए बीमारी ज़्यादा हो रही है, तो ये सीकनेस जो है वो हाई स्पीड की ट्रेनिंग के द्वारा ही आप इसको ख़त्म कर सकते हो, कि पहले ही आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वही ट्रेनिंग फ़िलहाल हमारे जो व्योमनॉट्स हैं या फिर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी अभी भी चल रही है। हाइपोक्सिया एक चीज़ है। अब हाइपोक्सिया क्या होती है, इसमें ब्रीथलेसनेस होने लग जाती है, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। साइनोसिस हो जाता है, जिसमें क्या होगा, ब्लूइश कलर का जो स्किन है, आपकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो थोड़ी सी आपका जो असली रंग है उससे थोड़ी सी नीली होने लग जाती है, ब्लूइश होने लग जाती है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये एक इसका सिम्टम है हाइपोक्सिया का। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगेन जो आप अपनी मदहोशी हो जाती है, आपको आप नहीं समझ पाते हो, कॉन्शियस नहीं रह पाते हो। तो इस सब के अंदर क्या किया जाना चाहिए, देखिए ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए पहले एस्ट्रोनॉट्स को काफ़ी एरोबिक करना चाहिए। अब एरोबिक क्या होता है, एरोबिक और एनोरोबिक दोनों चीज़ें होती है। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ पर आप एक ऐसे लेवल में पहुँच गए हैं, आपकी बॉडी, आप कुछ बॉडी से मूवमेंट्स करवा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, राइट। तो वो डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेना चाह रही है, बहुत ज़्यादा आपको सांस चढ़ रही है, बार बार आपको हैवी ब्रीदिंग आप कर रहे हो, तो ये होता है एरोबिक्स। तो क्योंकि आप, और जो एनारोबिक्स होते हैं कि अब तो ऑक्सीजन बहुत ही कम हो गया, अब तो ऑक्सीजन रही ही नहीं है बॉडी के अंदर बिल्कुल, और बहुत नेसेसिटी हो गई ऑक्सीजन को लेने की। ये एक्सरसाइज जब कोई भी ह्यूमन पहले करेगा तो मान लीजिए उसको जब ब्रीथलेसनेस, ऐसी जो कंडीशन आएंगी वो आएंगी ही नहीं, या उससे आराम से झेल जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बहुत समय से ट्रेनिंग दी हुई है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है और हम बिल्कुल आराम से हैं, ठीक है। तो वो अपनी कॉन्शियसनेस इन सिचुएशन में नहीं खोएगा। इसके अलावा योगा उनसे करवाया जाता है ताकि उनके अंदर टॉलरेंस, अगर लो ऑक्सीजन कंडीशन हो जाती है तो टॉलरेंस थोड़ी ज़्यादा हो। इसमें प्राणायाम होते हैं, इसके अंदर ध्यान लगवाया जाता है, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन हो, फोकस हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे अभी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहे हैं। हम देखते हैं माइक्रोग्रेविटी से कैसे बचे। माइक्रोग्रेविटी की यहाँ पर बातें हो रही थी, तो माइक्रोग्रेविटी कैसे होगी, देखिए जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते टाइम ग्रेविटी काम कर रही है, नीचे आते टाइम भी
ग्रेविटी काम करिए क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी, लेकिन जब आप एक जगह रुक जाएंगे तो वो कहलाएगा माइक्रो ग्रेविटी। अब इसमें क्या होता है, मसल की जो मास है, मसल जो होती हैं आपकी, उसके अंदर जो वो बनी हुई है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, मास बना हुआ है, वो यहाँ पर कम होने लग जाता है। बोन जो होती है, हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है, वो भी यहाँ पर कम होने लग जाती है। धीरे धीरे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, वेट कम हो रहा है आपका। आपकी जो हार्ट की मसल है, क्योंकि मसल तो हर जगह है ना, आपकी जो मसल होती है वो बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह होती है, इसी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट कर पाती हैं। तो जो हार्ट के अंदर मसल्स होती है वो भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लग जाती है, वीकन पड़ने लग जाती हैं। बॉडी का जो फ्लूइड होता है, मान लीजिए अब आप कोई पानी पीते हैं तो वो फिर डायरेक्टली आप देखते हैं एफोफोगस से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए फिर वो किडनीज़ के पास जाता है, वहाँ पर किडनीज़ उसको अलग अलग कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं, जो बॉडी को चाहिए वो बॉडी को दे देती हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको पानी के साथ में बाहर निकाल देती हैं और उसको एक्सट्रैक्टा की फॉर्म में आपकी बॉडी बाहर निकाल देती है, यूरिन की फॉर्म में भी या फिर जो एक्सट्रैक्टा होता है उसमें। तो अब ऐसी कंडीशन में आप जब माइक्रो ग्रेविटी में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी का सिस्टम थोड़ा हिल सकता है एकदम से, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बॉडी के जो फ्लूइड्स के इशू आ सकते हैं, उसको बाहर कैसे निकाले, ग्रेविटी है नहीं, आप लोग भी मतलब मॉड्यूल के अंदर भी क्या हो रहा है कि ग्रेविटी नहीं हो पा रही है, उड़ रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, एक जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉडी में कन्फ्यूजन हो सकती है। इम्यूनिटी जो होती है वो लो हो जाती है इससे, फेस जो होंगे वो पफी हो जाएंगे, सूज जाएंगे, हेड के अंदर कंजक्शन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है हेड के ऊपर, आपका जो सर होता है उससे सर दर्द बहुत हो सकता है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लूइड्स की वजह से, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस ही इकलौती चीज़ है जो माइक्रो ग्रेविटी को मिशन के साथ में बचा सकती है। तो इसके अंदर बहुत ही एक सख्त ट्रेनिंग करवाई जा रही है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जहाँ पर वो फिजिकली उनको फिट होना बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है रेडिएशन की प्रॉब्लम। मान लीजिए रेडिएशन की एक्सपोजर कैसे होगा, अगर ये एक्सपोजर हो जाता है तो इससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा ब्रेन जो काम करता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स पे काम करता है। एक न्यूरॉन जो होते हैं उसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। जब ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से की टेल से टकराता है, हेड से टकराता है, तो क्या होता है कि इसके हेड से मैसेज लिया जाता है और टेल से मैसेज दिया जाता है, फिर दूसरे का मुंह यहाँ पर है, वो उस मैसेज को लेगा, टेल से किसी दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनसे एक इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, एक स्पार्क निकलता है, जिससे ये मैसेज को एक दूसरे जगह से पहुंचा पाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन सिस्टम होता है और इसकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी वर्टिब्रट्स। अब वर्टिब्रट्स क्या होती है, वर्टिब्रट्स होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो स्पाइन होती है वो इस तरीके से काम करती है, हालांकि स्पाइन ऐसे दिखाई नहीं देती है, स्पाइन कुछ इस तरीके की होती है, एस शेप में हम स्पाइन को देख पाएंगे, और इसी से अलग अलग न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो बना हुआ है, जिसकी वजह से हम अपना जब हाथ उठाना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं, अगर हम जंप करना चाहते हैं तो हमारे दोनों पैर के साथ जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। आप जो सोच रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, मेमोरी चेंज हो जाती है, आपकी याददाश्त इससे अलग हो सकती है, आपकी जो मोटर एबिलिटी, आप जो चल पाते हैं वो यहाँ पर कमज़ोर हो पाएंगे, शायद आप चल भी ना पाएँ, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर रेडिएशन से हमेशा क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अब इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म जो चेंजेस यहाँ पे आएंगे उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, बहुत प्रभाव कर सकते हैं। तो इसी वजह से पहले ही ट्रेनिंग दिलवाकर उनको छोटे छोटे टर्म्स के यहाँ पर अफेक्ट करवाए जाते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में वो वहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे बच सके, उनको पहले ही ऐसा बताया जाता है। चेंजेस की बात करें तो देखिए, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, मान लीजिए वो 7-8 दिन के लिए ऊपर रह के आए हैं, तो उनकी क्लोज्ड एयर वाटर सिस्टम जो क्रू मेडल में है उसको अडेप्ट कर सकते हैं, जो कि इक्विप्ड होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल के हिसाब से। उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, उसी के अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बनाया गया है जो कि अर्थ जैसा होगा, उसमें उतनी ऑक्सीजन होगी, सारी चीज़ें होंगी। इसी के अंदर जो एक्सेल हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको बाहर भेजा जाए और उनको ऑक्सीजन टाइम टू टाइम मिलती रहे। पूरा का पूरा जो पानी जो एक्सट्रैक्ट होता है बॉडी से उसको रिसाइकल किया जाता है पोर्टेबल रीयूज़ के लिए। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि फाइटर पैलेस चलाते हैं, उनको नॉलेज होती है टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्पेस मिशन के लिए। उनसे इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक चैलेंजेस को किया गया है कि फ्लाइंग करते टाइम वो कैसे करेंगे। तो इसी वजह से फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस जो है वो हाईएस्ट लेवल की चाहिए है ऐसी ज़रूरतों में, और इसी वजह से इनकी ट्रेनिंग पे इतना समय दिया जा रहा है ताकि ये अच्छे तरीके से इसको पूरा करके आ सके।
अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए मैन्ड जो स्पेस मिशन होने वाला है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक तो ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ये बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर होएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होंगी उसमें भी हमें मदद मिलेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा इससे क्योंकि इंडिया का नाम जो है वो अच्छा हो रहा है, प्रेस्टीज आएगा। बहुत सारी इवन जब से हमने ये मिशन किए हैं, चंद्रयान-3 हमारा सक्सेसफुल है, हम देखते हैं जापान की जो जेग्जा नाम की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है वो इंडिया के साथ मिलके कुछ ऐसे स्पेस मिशन करना चाहती है। हम देख पाएंगे कि यूरोपियन जो एजेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है, नासा इंडिया के साथ में प्रोजेक्ट बना रही है, मिशन कर रहे हैं। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं कि इंडिया की प्रेस्टीज को दिखा रहे हैं, गर्व हमें हो रहा है कि हम इतना अच्छा इतना बेहतरीन कर पा रहे हैं। वर्ल्ड के 5 या 6 जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें इंडिया का नाम आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है ऑन होली ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज लव अफेयर विद भांग। देखिए भांग की बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है होली के ऊपर आप देखेंगे कि कैसे भांग का जिक्र आता है, गानों में भांग को बार बार यहाँ पर बोला जाता है। तो क्या है ये भांग की हिस्ट्री इंडिया के साथ में। ऐसा माना जाता है कि पहले क्या हुआ था, एक समय पे भांग को 2 कारणों की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो जो है वो है क्योंकि इसमें से जो आपको मदहोशी मिलती है उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो वर्णन है वो आपको इंडिया के वेदास में मिलेगा, वो आपको इंडिया की आयुर्वेदा में मिल जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये आपकी फिजिकल आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट ही नहीं करेगा बल्कि जो आपकी एंग्जाइटी होती है किसी की उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया में यूज़ किया जाता है, हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी इसकी जो स्टोरी है वो मिली हुई है शिवा के साथ में। तो जो लॉर्ड शिव हैं उनको माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय पे क्या हुआ था कि वहाँ से विष निकला था। विष क्या होता है, जहर होता है, और हम देख पाते हैं कि ये जो विष था इसको शिवजी ने आकर पी लिया था क्योंकि वही थे जो इसको पी सकते थे, नहीं तो सभी देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र को मंथ किया जा रहा था, वहाँ से अमृत निकाला जा रहा था। शिवजी इसको पीते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे, उनको उनकी जो गर्दन थी पूरी ग्रीन हो चुकी थी, ब्लूइश हो चुकी थी पूरी की पूरी, और उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन जब इसमें से अमृत निकलता है तो अमृत निकलने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ से जो पहली बूंद गिरी जमीन में, उस बूंद से यहाँ पर भांग का पौधा गिरा बना। अब भांग जो होती है उस पौधे से क्या किया गया, शिवजी जो थे वो उस पौधे को ले लेते हैं, मतलब पी लेते हैं उसको, और उसके बाद से शिवजी का फेवरेट बन जाता है। और इसी वजह से अब जो होली होती है उसमें भी बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। एक तो रीजन होता है ये। दूसरा हम देखते हैं कि भांग एक्चुअली में है क्या। तो साइंटिफिकली अगर अब हम जाइए, पूरी हिस्ट्री को आप हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से इसको समझ चुके हैं। भांग को इंग्लिश के अंदर कैनबीज बोला जाता है। कैनबीज जो है वो एक्चुअली में जो ओशन का हम बात कर रहे थे, चांड किया जा रहा था, तब से निकल रहा है। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो भांग जो कैनबीज का प्लांट होता है वो फीमेल प्लांट होता है, यानी कि फीमेल जो कैनबीज होती है उसको भांग बोला जाता है। और इसके अंदर टेट्राहाइड्रोकैनेबिलियन नाम का एक कंटेंट होता है जिसका जो उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स होंगे उनसे ज़्यादा होगा। अब आप इसको ईजी बनाने के लिए समझिए, एक होती है ह्यूमंस के अंदर मेल, दूसरे होते हैं फीमेल। ह्यूमंस के अंदर हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं, साथ में एस्ट्रोजन भी होते हैं। मेल में भी एस्ट्रोजन होते हैं साथ में, लेकिन जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ज़्यादा होगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वही फीमेल को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करवाने के लिए मदद करता है। हम देखेंगे मेल में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है मात्रा में एस्ट्रोजन से, इसी वजह से वो क्या करवाता है, मेल में स्पर्म बनाने की ताकत देता है उनको। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से जो फीमेल और मेल यहाँ पर भांग के पौधे होते हैं जिसको भांग बोला जाता है, कैनबीज बोला जाता है, मेल के अंदर इन दोनों में ही टेट्राहाइड्रोकैनेबल नाम का एक कंटेंट होता है। अब ये जो कंटेंट है ये ज़्यादा पाया जाता है फीमेल में एस्ट्रोजन की तरह। इस कंटेंट के अंदर ये कैसे बनाया जाता है, इसको इसके जो प्लांट होते हैं अलग अलग पेस्ट इसको बनाया जाता है ग्रीन कलर का, और उसमें इसकी जो सीड होती हैं
बीज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उनका इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको पीस कर छोटी छोटी बॉल्स में बना दिया जाता है, जिसको भांग की गोली भी बोला जाता है। इसको ज़्यादातर ठंडाई के साथ पिया जाता है और इसके अंदर इसको कंज्यूम करने के लिए ठंडाई क्या होता है, काफ़ी एक दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप लोग ठंडी ठंडी जो नट्स वगैरह होता है वो सब डालते हैं। इसके अलावा इसको लस्सी के साथ पिया जाता है, जो कि एक स्वीटेंड योगर्ट ड्रिंक है। योगर्ट को जब आप मीठा बना देते हैं तो उसको लस्सी बोला जाता है। हम देखते हैं कि इसमें पकौड़ास वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाकर। स्मॉल स्पाइसी फ्रिटर्ड होते हैं जिसके अंदर ऑनियन, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर ये सब मिलाई जाती हैं। चटनी में इसको डाल दिया जाता है, पिकल्स के अंदर इसको डाल दिया जाता है, लड्डूज में इसको डाल दिया जाता है, तो ये सब इसमें डाला जाता है। अब ये होली पे ही क्यों पी जाती है? ट्रेडिशन का यही मानना है कि होली जो है वो अनदर हिंदू मिथ से इन्वॉल्व है। दूसरा मिथ क्या है, एक तो शिवा का, हम उसके फेवरेट को देख सकते हैं, दूसरा अगेन ये शिव जी के साथ में ही कनेक्ट होता है। और इसमें लोगों का ये मानना है कि उनकी जो वाइफ थी सती, जो खुद ही सेल्फ इमोमुलेटेड हो गई थी, उन्होंने अपनी जीवन जो है वो त्याग दिया था, तो उसकी वजह से जो शिव जी थे वो डीप मेडिटेटिव जो स्टेज है मेडिटेशन की, वो उसमें चले गए थे, ध्यान मुद्रा में चले गए थे, ग्रीव कर रहे थे, उनके प्रति वो जो दुख है उसको ले रहे थे। पार्वती जो उस समय पे शिव जी को इससे बाहर निकालना चाहती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, वो जो लव के सबसे बड़े भगवान जिनको माना जाता था, जिनका नाम था कामदेवा, उनके पास जाती है और कहती है मेरी मदद कीजिए, इनको ध्यान से बाहर निकालिए। कामदेव क्या करते हैं कि होली के दिन जो होता है उस समय पे वो एक एरो से उनके सामने उनकी जो होती है उसको मार दिया जाता है। इसकी वजह से शिवा जो है बहुत गुस्से में उठते हैं और उठने के बाद कामदेवा को इवन वो बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, उनको एशेस में बदल देते हैं। तो उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था एक तरीके से, लेकिन बाद में ये क्योंकि मैथोलॉजी है तो वापस से उनको ज़िंदा कर दिया जाता है। तो बिलीवर्स का यही मानना है कि इसके बाद में एंड अप क्या हुआ कि पार्वती जी से उनकी शादी हो जाती है। तो यही मानते हैं कि रियल वर्ल्ड के साथ में दोबारा से शिव कनेक्ट हुए थे और इसी वजह से उनको यहाँ पर माना जाता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या भांग जो है वो इंडिया में लीगल है या नहीं है। अब ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हमारे यहाँ पर एक्ट बना हुआ है जिसको बोला जाता है NDPS एक्ट। अभी जो ये एक्ट है ये 1985 में बनाया गया था और एक्ट का मतलब है यहाँ पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसका मतलब है कि जो भी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका भी इस्तेमाल इंडिया में बैन किया जाता है, अगर उनकी कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है इंडिया के अंदर तो उसको नारकोटिक ड्रग के नाम से जाना जाएगा। हम देखते हैं कैनबीज, यानी कि जो कैनबीज होती हैं उनको भी नारकोटिक ड्रग की कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। अगर आप इसको कल्टीवेट कर रहे हो, उगा कर अगर आप इसको खेती कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर केस लग जाएगा, आप इसको नहीं उगा सकते हो। अगर आप इसका पोजीशन कर रहे हो, अगर आप इसका कंजप्शन कर रहे हो, इसको खा रहे हो, तो भी ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन इसके कुछ पार्ट प्रोहिबिटेड है, जैसे कि क्या है, जैसे कैनबीज प्लांट्स का जो रेजिन होता है वो आप खा नहीं सकते हो। इसका जो फ्रूट आता है, फ्लावर से जो आता है टॉप से, वो बैन है यहाँ पर। लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं और इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको बैन नहीं किया गया है। तो आप पत्तों से और पौधे से, जिसमें मतलब सीड जो होते हैं जिससे असली भांग बनती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बैन नहीं है। आप इसको उगा नहीं सकते हो, आप इसकी खेती नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ये खुद से उग जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उग सकता है, तो किसी के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। इसी वजह से ये आता है हमारे इंडिया के अंदर। और अब तो कुछ ऐसे स्टेट भी आ गई हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर इनके ऊपर लाइसेंस देने शुरू कर दिए। जैसे यूपी के अंदर हम देखते हैं कि लाइसेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भांग की जो सेल करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे अल्कोहल, शराब के ऊपर लगता है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी के लिए इसके कंजप्शन एंड सेल के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रही हैं, लाइसेंस नहीं दे रही हैं। ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री। एक हम क्योंकि होली का त्यौहार था तो उससे रिलेटेड यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हम यहाँ पर समझ गए हैं। नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पाकिस्तान में सीरियसली एग्जामिन रिज्यूमिंग ट्रेड विद इंडिया, व्हाई इट वाज पॉज्ड एंड व्हाट इट कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए, पाकिस्तान का और इंडिया का बायलैटरल जो ट्रेड है वो
2019 से ही हम देख पाते हैं कि बंद है। बायलैटरल क्या होता है, दो देशों का एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर कोई मल्टीलैटरल नहीं है, 3 देश नहीं है, 4 नहीं है, बाई है। बाई का मतलब होता है 2 एक दूसरे के साथ में। पाकिस्तान ने ये 2019 में बंद किया था। कारण क्या था, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है उसको इंडिया से हटा दिया गया था और इसी की वजह से पाकिस्तान इसके खिलाफ था, यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर गया और बहुत सारा यहाँ पर दिखाता है कि कैसे मैं नाराज़ हूँ कि इंडिया गलत कर रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इश्ताक दर के नाम से, उन्होंने सैटरडे को यानी कि मार्च 23 को बोला है कि कंट्री सीरियसली एग्जामिन करेगी कि वो इंडिया के साथ में दोबारा से ट्रेड करना चाहती है, व्यापार को रिज्यूम करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। पाकिस्तान का एक अखबार है डॉन के नाम से, तो ये जो डॉन नाम का अखबार है उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि धार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन के ऊपर, उन्होंने वहाँ पर बोला है कि वो सभी के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में बैठेंगे और उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा पाकिस्तान के ट्रेडर्स के साथ में भी कि वो भारत से अब व्यापार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। सबसे अपील लगाई गई है कि वो जो उनके इम्पोर्ट्स आते हैं, चाहे वो आने वाले हो या दुबई या सिंगापुर से उनके अंदर आते हैं, उन पे एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो इसी वजह से अगर इंडिया से वो चीज़ें खरीदेंगे तो उनके लिए सस्ती पड़ेंगी, अच्छी पड़ेंगी, देश के लिए बेहतर होगा। लेकिन ट्रेड को पॉज करने का कारण क्या था? देखिए, हमें पता है कि जो 370 आर्टिकल है वो एक्चुअली में 1947 में लगा हुआ था और लगाया गया था अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले की पूर्व जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है उसके ऊपर ये लगा हुआ था। अब हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 2 भागों में बटी हुई है, एक लद्दाख के अंदर और एक जम्मू कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पर एज अ पार्टी जो है इसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से और पूरे के पूरे जो भी पॉसिबल ऑप्शंस थे इलीगल स्टेप को काउंटर करने के, उनके ऊपर यहाँ पर बातें की गई। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसर हैं उस टाइम पे उन्होंने क्लेम्स किए थे कि ये जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का है ही नहीं। तो इंटरनेशनल स्तर पर इसको लेके जाया गया। इंडिया ने इसको बंद कर दिया, पाकिस्तान ने बंद कर दिया। हालांकि हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से पहले एक स्टेप लिया गया था। क्या स्टेप लिया गया था? कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि क्योंकि पुलवामा जब अटैक हुआ था 2019 में, तो उस समय पे इंडिया ने 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। यानी कि अगर पाकिस्तान कोई भी सामान भेज रहा है इंडिया में, तो अगर वो यहाँ पर 100 रुपये का है तो उसको यहाँ पर इंडिया क्या करेगा, 300 रुपये में लेगा। 100 रुपये उसकी वैल्यू ही है, 200 रुपये यहाँ पर क्या करेगा, इंडिया लेगा और 300 रुपये में उसको लेगा, उसके बाद वो बिकेगा। इस हिसाब से क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो इंसान कोई भी क्यों खरीदेगा पाकिस्तान से आए हुए सामान को, क्योंकि इंडिया में वो वैसे ही चीप बन रहा है। यही एक कारण है कि पाकिस्तान ने भी इसको बंद कर दिया 2019 में आर्टिकल 370 आते हुए, ऐसा यहाँ पर क्रिटिक्स का मानना है। अब क्या कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड एक्चुअली में कितना और किसके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, MFN जो है वहीं से स्टार्टिंग में जो यहाँ पर पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ था 1946 के अंदर, पाकिस्तान को एक नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ था। 1209 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया में इंपोर्ट होने के लिए अलाउड ही नहीं किए गए थे। 138 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको इंडिया में वाघा आर्टरी बॉर्डर के तहत रूट से यहाँ पर लेकर आया जाता था। कुछ ऐसा सामान है जिसको हम सी से लेकर आते हैं, समुद्र से लेकर आते हैं। स्टिल इंडिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाता था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड था वो सरप्लस था। अब ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर 2 तरीके से व्यापार हो सकता है। एक हो सकता है डेफिसिट यानी कि कम हो जाना, दूसरा होता है सरप्लस यानी कि ज़्यादा हो जाना। अब मान लीजिए इंडिया डेफिसिट कब होगा? इंडिया ने ट्रेड किया और ट्रेड करने पर इंडिया ने 1000 रुपये का ट्रेड किया। पाकिस्तान ने ट्रेड किया इंडिया के साथ में, लेकिन पाकिस्तान ने 1500 रुपये का सामान इंडिया में भेजा और 1000 रुपये जो इंडिया ने भेजे थे वो कट गए और अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को पाकिस्तान को 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे क्योंकि सामान ज़्यादा आया है। यहाँ पर इंडिया क्या है, डेफिशिएट में है क्योंकि उसको अपनी जेब से 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े और यहाँ पर पाकिस्तान का सरप्लस है 500 रुपये का। अब हम देखते हैं सरप्लस क्या होता है। सरप्लस इंडिया की कंडीशन में क्या होगा। अब इसी को सिनेरियो को उल्टा कर दीजिए। 1500 का सामान या जो था वो इंडिया ने भेजा पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने भेजा 1000 रुपये का। अब क्योंकि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा 500 देने पड़ रहे हैं इंडिया को, तो 500 का इंडिया के पास क्या है, सरप्लस है। तो इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता था, वो हमेशा ज़्यादा पैसे का यहाँ पर सामान जो है वो पाकिस्तान को भेजता था, जैसे कि पाकिस्तान इतना नहीं भेज पाता था। टोटल अगर हम वैल्यू निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, इवन जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ट्रेड में अगर हम देखें तो
फाइनेंशियल ईयर 2017 का हमारे पास नंबर है, जिसमें पाकिस्तान और जो इंडिया का ट्रेड था वो 2.29 बिलियन से भी ज़्यादा का था, और उसमें से लगभग 0.35% ऐसा ट्रेड था जो इंडिया का ओवरऑल ट्रेड था, कि हम बहुत ही कम ट्रेड कर रहे थे, इनके पास ऐसा कुछ हम देने का इनके पास था ही नहीं, तो वो हम देख रहे थे। 2018-19 में ज़्यादा जो ट्रेड किया गया था कॉटन का था, हम कपास को यहाँ से ले रहे थे, ऑर्गेनिक केमिकल लिया जा रहा था, और अराउंड जो हाफ ऑफ पाकिस्तान का इंपोर्ट था इंडिया से वो इन्हीं चीज़ों का के ऊपर था। अदर जो मेजर पाकिस्तानी इंपोर्ट थे इंडिया से जो लेकर जाए जा रहे थे, उसमें प्लास्टिक था, प्लास्टिक हम भेज रहे थे यहाँ पर। कुछ डाई करने के लिए जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो थे, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल एप्लीकेशन, ये सब दिया जा रहा था। लेकिन फॉल आउट हो जाता है। देखिए, बैन जब होता है तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है 5 प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही कम हुआ है 2020 से जनवरी 2021 तक। वो दूसरे देशों से भी ये चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है। मेडिसिन वगैरह जो है पाकिस्तान को इंश्योर करने के लिए सफिशेंट सप्लाईज हुई है। इवन इंडिया ने भी मदद की है 2019 में जब पेंडेमिक आया हुआ था। तो प्रीवियसली जो पहले पूरा का पूरा ट्रेड होता था वो होता था वाघा आर्टरी बॉर्डर से, यहाँ पर हम देख पाएंगे। और अब फिर से जो यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो बता रहे हैं कि कैसे अब फिर से अगर ट्रेड किया जाएगा तो वो वाघा आर्टरी बॉर्डर और कराची पोर्ट, इन 2 जगहों से ही यहाँ पर होगा। तो देखते हैं कि इसके ऊपर इंडिया का क्या बयान रहता है। अभी के लिए तो पाकिस्तान की तरफ से ही बैन को पूरा का पूरा लगाया गया था और वही इनको खोलने की बातें कर रहे हैं। आगे आगे इसमें क्या होगा हम पढ़ते जाएंगे। आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज हमने उन सबको कवर कर लिया है। जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को अगर सुन ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोज़ जो है वो बनाकर लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिले।